राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी मथुरा आए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। न्यूज से हुई खास बातचीत में पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बातचीत के दौरान पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मियों के पीएफ घोटाले के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी। आज मथुरा उनका दौरा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। क्या कुछ खास चल रहा है? पहले तो आपके संगठन के बारे में बात कर लें। सदस्यता अभियान पार्टी का चालू है और उसके तहत आज गांव में हमने बैठक करी और अब यहाँ शहर में संभ्रांत नागरिकों के साथ जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, उनके बीच घर जाके भेंट हो रही है, बातचीत हो रही है। भविष्य का रास्ता इन बातचीत से निकल के आएगा। आज खुशी का अवसर ये भी है कि हर संगठन को नए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, न्यू ब्लड की ज़रूरत होती है, नए लोगों की ज़रूरत होती है और हमारे पार्टी का इस कमज़ोर वक्त पे भी दायरा बढ़ रहा है। बलबीर जी यहाँ साथ हैं, पहले पार्टी में सक्रिय थे, फिर बीएसपी में जोनल स्तर पे पदाधिकारी रहे, आज पार्टी में दोबारा शामिल हो रहे हैं। और चितौड़िया जी जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी रहे हैं और इनके माध्यम से हम चाहेंगे कि यूथ को हम ऑर्गेनाइज़ करें और जो यूथ की जो प्रतिभाएं हैं, जो उनके अंदर ऊर्जा है, उसको हम मंच दें, प्लेटफॉर्म दें। आज ये भी पार्टी में शामिल हो रहा है। सदस्यता अभियान आपका चल रहा है, लेकिन बात ये भी है कि मथुरा जनपद में एक समय था कि राष्ट्रीय लोकदल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। काफ़ी कार्यकर्ता आपके थे, लेकिन लगातार कार्यकर्ताओं का ग्राफ गिरता जा रहा है। उसे कैसे आप कवर करेंगे? ये सारी चीज़ें सोचने के लिए एक दो नतीजे पिछले खराब आए, लेकिन उसे खराब भी नहीं कह सकते क्योंकि वो जनता का मन था और जनता ही जनार्दन है। जनता के उम्मीदों पे हम खड़ा उतरें और हमें फिर दोबारा प्रयास करने होंगे। जो असली एजेंडा है, जो असली मुद्दे हैं, जिन पे देश भर में चर्चाएं होनी चाहिए, ठोस नीति बननी चाहिए, उससे राजनीति कहीं और भटकती नज़र आई है। और उसका परिणाम ये है कि क्योंकि हम विचारधारा से जुड़े हैं, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा की एक अपनी अहमियत है, एक अपना लंबा इतिहास है, कहीं ना कहीं हम उस कारण से भी कमज़ोर हुए हैं। तो हमें अपनी विचारधारा को लेकर जाना होगा और ठोस कार्यकर्ता तैयार करने होंगे जो प्रशिक्षित हों, जो पार्टी का मैसेज जनता तक पहुंचाने में सक्षम हो। विचारधारा की बात यह है कि कहीं कि आज बीजेपी सरकार में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या माना जाए, विचारधारा चेंज हुई या विचारधारा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? क्या चीज़ ऐसी सामने आ रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अभी हाल में चुनाव हुए हैं लोकसभा के और बहुत बड़ी बहुमत इनको मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। वक्त लगता है और जनता एकदम सवाल नहीं पूछेगी क्योंकि जनता ने मतदान भी उनके पक्ष में किया है। लेकिन इतने कम समय में अगर आप देखें, उसके बाद जो चुनाव हुए महाराष्ट्र के और हरियाणा में, जो इनकी उम्मीद थी या जिस तरह से इनका प्रचार था, जिस तरह से बताया जा रहा था कि बिल्कुल एक मत ही रहेगा, वो नहीं रहा। यानी एक स्पेस है, जनता चाहती है कि आप विपक्ष में हैं तब भी आपके साथ, अगर आप मुद्दे लेके चलेंगे तो आपके साथ जनता जुड़ेगी। तो एक वैक्यूम है और कोई कारण नहीं है कि लोकदल उस वैक्यूम को उत्तर प्रदेश में फिल नहीं कर सकता। मोदी सरकार 2 की अगर बात करें तो रोजगार, बेरोजगारी पर क्या आपकी टिप्पणी है? आर्थिक मंदी को अब तक ये इनकार कर रहे थे। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो उनके सलाहकार हैं, सरकार के सबसे बड़े अर्थशास्त्री माना जाएगा, वह भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हाँ मंदी आई है। वित्त मंत्री अब हर 15 दिन में बजट जैसी घोषणाएं करने लगी हैं। तो लेकिन ये चीज़ आनन फानन में सुधरेगी नहीं, बिगाड़ी भी इनकी है। जीएसटी और नोटबंदी जिस तरह के फैसले लिए गए, मुझे ध्यान है कि जब जीएसटी लागू किया जा रहा था तब अमित मित्रा जो काउंसिल में भी थे, वेस्ट बंगाल के वित्त मंत्री भी रहे हैं, बहुत अनुभवी रहे हैं, उद्यमी संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिक्की में एक्टिव रहे हैं और उन दिनों से मैं उनको जानता हूँ, देखता आया हूँ। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अभी आपने नोटबंदी किया, अभी अर्थव्यवस्था उससे उबर नहीं पाई, तब आप जीएसटी लाना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्स है। उसके पीछे जो प्रक्रिया हैं वह कोई सरल नहीं है। तो कहने को एक टैक्स है, लेकिन इतने स्लैब हैं और इतनी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कि अभी तक भी उस सिस्टम को व्यापारी समझ नहीं पाया। और कृषि यंत्रों को उससे जोड़ करके आप देखें तो उस कारण से महंगाई बढ़ी है। हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों को, हस्तशिल्पों को मैं मानता हूं कि जीएसटी के दायरे से पूर्णतः बाहर रखना चाहिए था, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में वो उनके पास क्षमता नहीं है कि वो सीए को रखें।
वो कंप्यूटर को रखे हैं, वो इस सिस्टम को समझ पाएँ, इस सिस्टम में घुसने से उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो सरकार को इस सब पे सोचना होगा, रोज़गार कहाँ से मिल सकता है। आज अगर कृषि क्षेत्र की इतनी ख़राब हालत रहेगी, अगर किसान को वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा, अगर कृषि के नाम पे सारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ उन तक नहीं पहुंचेगा, तो क्रय शक्ति नहीं बढ़ पाएगी इस देश में। जो कंज्यूमर एक सेंटिमेंट डाउन है, चाहे आरबीआई के सर्वे हों, चाहे मार्केट की हालत हो, चाहे अब जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी इंडेक्स रिलीज़ हुआ है उसमें देख रहे हैं कि लगातार गिरावट हो रही है। इस सब के पीछे ये है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट आज नेगेटिव है, मांग नहीं बन पा रही। अब उद्यमी को बैंक वाले कह रहे हैं कि हम मेला लगा रहे हैं, लोन ले जाओ। अब लोन क्यों ले जाएगा जब उसकी फैक्ट्री चल नहीं रही है? फैक्ट्री वो कैपेसिटी पे चलाना नहीं चाहता क्योंकि उसे मालूम है मार्केट में कुछ बिक नहीं रहा। पहली बार इस देश में बनियान नहीं बिक रहे, बिस्किट की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, गाड़ी को तो भूल जाइए। तो मांग कैसे पैदा होगी इसमें सरकार? प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस समय देश में अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, एक होता है प्रचार, हम भी विदेश जाएंगे, हम भी यही कहेंगे कि आओ, भारत की मंडी जो है वो सबसे बड़ी मंडी है और विकसित मंडी का रूप ले रही है और यहाँ आप आपके पैसा, आपकी पूंजी सुरक्षित है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नई पूंजी नहीं आ रही। शेयर मार्केट को छोड़ दीजिए, जहाँ मिनटों में पैसे आ सकते हैं और मिनटों में बाहर जा सकते हैं। धड़ाम से जब शेयर मार्केट गिरेगा तब एहसास होगा कि रियल इकोनॉमी की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में जो कुछ रहा है उस पर क्या टिप्पणी आपकी है? देखिए, गवर्नर साहब ने डिसीज़न ले लिया है और इस देश में पिछले 6 साल के अनुभव ने ये बताया है कि संस्था कोई भी नहीं बच रही। आज बाल दिवस है, नेहरू जी को हम याद करते हैं और उस संदर्भ में उनके संबंध में एक कहानी है। एक लेख उन्होंने खुद लिखा था चाणक्य के नाम से, जिसमें उन्होंने खुद की आलोचनाएं की थी। लेकिन आज ये सरकार में कोई इतना लीडर नहीं है, इतना ताकतवर लीडर नहीं है या इतना जिसके अंदर इतना आत्मविश्वास हो कि वो अपनी खुद की आलोचना कर पाए या सहन कर पाए। तो ये सरकार में बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है कि उनसे भिन्न कोई राय रख पाएँ और ऐसी स्थिति में कोई भी संस्था नहीं बच रही। गवर्नर का ऑफिस नहीं बच रहा, आपके कोर्ट न्यायालय की व्यवस्थाएं क्या है, लोगों का विश्वास उस प्रक्रिया से उठता जा रहा है, कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई दबाव रहा होगा। 8:30 बजे तक आपने समय दिया और फिर 6 बजे कह दिया कि नहीं, योर टाइम इज़ ओवर। अच्छा ये होता कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला लेकिन कोई रास्ता निकल सकता था। अब भी समय आते दूर नहीं है, जो पार्टियां हैं विपक्षी, उनको बैठ के सोचना चाहिए। यूपी में पीएफ घोटाले को लेकर क्या कहेंगे? किसकी वजह मान रहे हैं और किसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं? जिनकी सरकार है उनकी जवाबदेही बनती है। हर चीज़ में आप 70 साल की बात कह देंगे और सारा दोष दूसरों पे डाल देंगे। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहुमत की सरकार है, योगी जी जाग जाएं। ना कानून व्यवस्था पे कोई सुधार हो पाया। बिजली पे आप देखिए, अपने गृह जनपद में आज भी मैं बलदेव क्षेत्र के गांव से निकल के आ रहा हूं, वहाँ त्राही त्राही मची हुई है। 6 घंटे से ज़्यादा बिजली किसी गांव में नहीं आ रही और इतनी महंगी आपने कर दी, इतनी दुर्लभ कर दी कि गरीब लोगों को आपने कह तो दिया कि हम आपके घर मीटर लगा रहे हैं, लेकिन उनका वो बिल चुकाने में वो लोग सक्षम नहीं। हर महीने किस किसान के घर में कमाई होती है मुझे बताइए? क्या हर महीने किसान कमाई कर पाता? नहीं कर पाता। उसकी जब 2 टाइम की फसल है, 3 टाइम की अगर कर रहा है तभी उसकी कमाई घर में आएगी कुछ। आपने बिलिंग साइकिल मंथली कर लिया। पहले लोग इंतजार करते थे कि एनुअल साइकिल होगी, एनुअल एक माफ़ी की योजना आएगी तब हम बिल चुका देंगे। तो जो सक्षम नहीं है उस पर इतना बड़ा भार क्यों दे रही सरकार? ये समझ से परे है। पीएफ घोटाले पर ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि सरकार का कोई मतलब नहीं है, इससे बोर्ड डिसाइड करता है चीज़ों। देखिए, वो कंपनी ने घोटाला किया है और समय के साथ चीज़ें खुलेंगी, लेकिन आज जो मंत्री हैं उनकी जवाबदेही बनती है। उनके कार्यकाल में पैसा डाइवर्ट हुआ और अगर कोई सरकारी कर्मचारी पूरा टर्म दे करके देश की सेवा करके जो है रिटायर होता है, उसकी कमाई इस तरह से छिन जाती है, इससे बड़ा अपमान या इससे बड़ा अत्याचार उसका हो नहीं सकता। तो मैं समझ सकता हूँ कितने आज वो लोग मायूस होंगे और आज उनकी जीवन भर की जो पूंजी थी वो सरकार के कमी, सरकार के भ्रष्टाचार के कारण उनसे छिन रही है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो व्यवस्था ढूंढ रहा हूँ, क्या है व्यवस्था। पहले आपने जो वर्दी लोग पहने हमारे लोग हैं उनके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उनके अंदर एक वर्क कल्चर होना चाहिए, उनके प्रति लोगों का विश्वास होना चाहिए। ये 3 स्तंभ हैं, तीनों को आपने एक एक करके ध्वस्त कर दिया। आपने खूनी फोर्स तैयार कर दी। आपने ये मैसेज दिया कि ये पुलिस वाले जो हैं कभी भी आप पे अत्याचार कर सकते हैं, कभी भी लाठी चला सकते हैं, इन पे कोई अंकुश नहीं है।
आपने ऐसी व्यवस्था बना दी कि आज 300 से ज़्यादा विधायक जो बीजेपी के खुद के हैं वो लखनऊ में लौटें, घूमें, मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करें, कुछ करें, अधिकारी उनकी खुद की कोई सुन नहीं रहा। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम में आदमी है, जो जानता है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, वो अपनी शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहा, और सारे अधिकारी निरंकुश हैं। और योगी जी जो हैं सुबह 4-5 घंटे पूजा करते होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन जो एक कामकाज का तरीका होता है, जो इतने बड़े राज्य को एक नेतृत्व चाहिए था, वो हमें मिल नहीं रहा। अंत में मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से संगठन में कमजोरी आई है, कैसे मजबूत करेंगे, क्या रणनीति आरएलडी की रहेगी? आप देखिए, कमजोरी मैं तो नहीं महसूस कर रहा, नतीजे कुछ लगातार आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो कमजोरी महसूस नहीं कर रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको लीडर बनना है, मैं लोकदल के कार्यकर्ता को कह रहा हूँ विशेष तौर से, अगर आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर बहुत हिम्मत की आवश्यकता है। आप और लोगों को खड़ा करें, मायूस ना होने दें, और कमजोरी कहीं नहीं। धन्यवाद बातचीत। इस तरह साथ रहे पूर्व सांसद जयंत चौधरी आज मथुरा में आए, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, साथ ही साथ भाजपा की नीतियों पर भी उन्होंने सीधे तौर पर वार किया कि भाजपा सरकार की नीतियां आम जनमानस को रास नहीं आ रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी सीधे तौर पर उन्होंने यूपी सरकार की कमजोरी बताया। न्यूज़ का कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।